एमपी में कांग्रेस टूट गई हमारी, किस तरह से लोग निकल निकल के भाग गए। अब ऐसे लोगों को कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़वा करके और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कभी भी नहीं करना चाहिए। आज कोई भी आदमी जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ है, वो सीधे तौर पर ये नहीं कह सकता कि हम मुसलमानों के साथ हैं। ये तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के एक्ट एंड कंडक्ट से पता लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि वो मुस्लिमों के खिलाफ है। बाकी उनके एक्ट एंड कंडक्ट से पूरी दुनिया को पता है कि वो मुसलमानों को तो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, वो तो इस कहते तरह हैं कि से पाकिस्तान चले जाओ, जूते मारो और तमाम ये सब तो बात कहते ही हैं। मोदी जी 2002 के दंगों से भरे हुए इस संविधान के नीचे भरी हुए, और इनके दूसरे नेता हैं जिनको बेल मिली है इसी संविधान के नीचे मिली है। तो इस सब का प्रयोग करते हुए अगर ये कहते कि संविधान नहीं है, तो मैं एक बात कहता हूं, हालांकि मेरे को ये कहना अच्छा लगता नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कि फिर संविधान की जरूरत क्या है। संविधान को बदलने का मतलब है, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एक तो विधान, एक संविधान, और दूसरी तरफ वो कुछ अजीब सा करना चाहते हैं कि इस संविधान को नष्ट कर दिया जाए। एक समय ऐसा आएगा इस संविधान को बदलने के बाद कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। जो पहले मनुवादी जो सोच थी, जो मनुवादी जो सोच समझ थी लोगों की, उस तरह का एक संविधान धीरे धीरे आ जाएगा। ये तो उसको प्राप्त करने के लिए, मनुवादी सोच के कानून को प्राप्त करने के लिए एक सीढ़ी मात्र है। अभी 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक बयान दिया और बयान ये था कि हमने 70 साल संविधान को बचा कर रखा और उसी संविधान के बदौलत मोदी साहब प्रधानमंत्री बन पाए। उनके प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरपर्सन विवेक देबरॉय संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने 70 साल की संविधान यात्रा की बात की। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन हुआ है नए सिरे से, और उसमें जो असंतुष्ट नेता थे, सचिन पायलट इत्यादि, उनको भी, शशि थरूर, तमाम लोगों को जगह दी गई। पार्टी ने रायपुर अधिवेशन में ये घोषणा की थी, कांग्रेस पार्टी ने, कि SC ST OBC 50% जो है भागीदारी दी जाएगी। क्या ये सीरियस मसला है? क्या लोकसभा चुनाव सामने है, हरियाणा में भी चुनाव आने ही वाले होंगे, और क्या वाकई कांग्रेस पार्टी अपने आप को रिवैम्प कर रही है, ओवरऑलिंग कर रही है? इसके साथ साथ क्या अपने एजेंडा की भी ओवरहॉलिंग होगी? शेड्यूल कास्ट कॉम्पोनेंट प्लान, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उसको सख्ती से लागू करेगी। सोशल जस्टिस, कास्ट सेंसस, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उसको लेकर सीरियस है, लागू करेगी? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। इस पे चर्चा के लिए राकेश यादव साहब हैं, पूर्व जज हैं, हरियाणा के हैं और आजकल कांग्रेस पार्टी में भी एक्टिव। इनसे समझते हैं, क्योंकि कई रैलियों में, सभाओं में जा रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के साथ इनका उठना बैठना है। क्या वाकई ये कांग्रेस फिर अपने सोशलिज्म वाले दौर, नेहरूवियन मॉडल या इंदिरा गांधी के मॉडल, उसमें वापसी करेगी, या जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलेगी? स्वागत है सर जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैंने एक इनिशियल बैकग्राउंड बना दिया है, अब नाउ फ्लोर इज योर्स। जी रतनलाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये धन्यवाद दूंगा कि ऐसे मुश्किल टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं आज, के करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। आप देखेंगे कि हमारे संविधान की यात्रा सन 1935 से शुरू होती है, 70 साल से नहीं। तो धीरे धीरे जब हमने आजादी प्राप्त की सन 1947 में, उस समय मैं साधारण भाषा में बताऊं ताकि लोगों को थोड़ा साधारण रूप से बात सही से समझ में आती है, कॉम्प्लिकेशन नहीं समझ में आता है, जी कि उस समय सभी हिंदुस्तान के नागरिकों ने मिल करके, वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी सेक्ट के हों, किसी के भी हों, उन्होंने सबने मिलकर ये कहा कि हम आगे आने वाली तारीख को किस तरह से निभाएंगे, हम किस तरह से अपना देश चलाएंगे,
उसके लिए हम एक संविधान बना रहे हैं और हम अपने आप को उस संविधान के सुपुर्द करते हैं, और इस संविधान के द्वारा ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए जब संविधान बना तो भी उसमें लिखा गया कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम भारत के लोगों ने हमारा संविधान बनाया, हमारे अपने लिए बनाया। उस समय हमने देखा कि हमारे देश को उस समय किस किस चीज की जरूरत थी। हमारे देश को जरूरत थी भाईचारे की, गरीबी मिटाने की, समाजवाद की, अर्थशास्त्र की, और बाकी चीजें जिनको हमने अपलिफ्ट करना था जिस खास समुदाय को, उस समुदाय के प्रति जो हमारा रवैया था, जो हमारा दृष्टिकोण था उस समय, जैसे एससी एसटी हैं उनके लिए, माइनॉरिटीज के लिए, वो हमारे संविधान में सभी जगह ऐसी जगह रखी गई जिससे कि भारत का हर नागरिक सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके और इस संविधान के द्वारा अपने आप को सुरक्षित रख सके। अब अजीब बात यह है कि साधारण शब्दों में कहें तो हमने हमारे लिए बहुत बढ़िया एक चपाती बनाई, ऐसी चपाती बनाई जिसके खाने से ना हमें दस्त लगे ना हमारे कब्जी हो, तो हमारा पेट ठीक से चलता रहे। अब मोदी जी की जो सरकार है वो सरकार ये चाहती है कि हमें रोटी नहीं, वो कहते हैं कि आपको हम तो हलवा खिलाएंगे या हम आपको जो है सैलड खिलाएंगे प्योर। तो इस तरह से वो इस संविधान को बदलना चाहते हैं कि ना तो हमारा पेट ठीक रहेगा, ना हमारा मैदा ठीक रहेगा, ना हमारा दिल ठीक चलेगा, ना हमारे हाथ ठीक चलेंगे। हमारा जो भारत रूपी जो हमारा शरीर है वो सारा शरीर जो है जहर से भर जाएगा, और इसकी वजह से एक समय ऐसा आएगा इस संविधान को बदलने के बाद कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। जो पहले मनुवादी जो सोच थी, जो मनुवादी जो सोच समझ थी लोगों की, उस तरह का एक संविधान धीरे धीरे आ जाएगा। ये तो उसको प्राप्त करने के लिए, मनुवादी सोच के कानून को प्राप्त करने के लिए एक सीढ़ी मात्र है। ऐसा नहीं है कि वो आज ही मनुवाद को ले आएंगे कि भाई जिसमें सभी के लिए अलग अलग है। आप मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे कि भाई कोई भी व्यक्ति जो राजा है या सवर्ण है, किसी को भी समझे आप, वो जो है अपनी चोटी तक की लाठी रख के चलेगा, बाजार में देहात में जहां भी चलेगा। ब्राह्मण जो है वो अपने नाक तक की लाठी लेके चलेगा, और जो तीसरा वर्ण है, जो वैश्य वर्ण है, वो अपनी ठोड़ी तक की लाठी लेके चलेगा, और शूद्रों को लाठी लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह का उसमें प्रावधान रखा गया ताकि किसी भी व्यक्ति के वर्ण के बारे में जो भी व्यक्ति बात करे, जो भी व्यक्ति उससे मिले, उसे साफ साफ पता लग जाए कि किस वर्ण का व्यक्ति है, ताकि जो कानून व्यवस्था है उस कानूनी व्यवस्था को उस तरह से चलाया जाए जिससे कि अलग अलग सजाएं दी जाए सबको। अगर एक वर्ण का व्यक्ति किसी एक प्रकार की सजा करता है, माना कि किसी स्त्री के साथ दुराचार करता है, तो जो एक वर्ण का व्यक्ति है उस वर्ण के व्यक्ति को 7 दिन के लिए जो है दाना पानी बंद कर दिया जाए। जो उससे नीचे वर्ण का व्यक्ति है उसको 1 महीने के लिए किया जाए। जो तीसरे वर्ण का व्यक्ति है उसका 6 महीने के लिए किया जाए, और जो अंतिम वर्ण पे है, जो आखिरी छोर पर जो वर्ण है, उसको उसको गांव से ही बाहर निकाल दिया जाए। तो इस तरह का कानून हमारा संविधान आने से पहले का था। जब हमारा संविधान आया तो हम सब भारतीयों को एक बराबर हिस्सा मिला, सबके लिए कानून बरोबर बना। उस कानून को बनाने के लिए हमारे 4 अंग बनाए गए। वो राकेश जी, वो 1816 सीआरपीसी आईपीसी, लॉर्ड, उससे पहले लॉर्ड मैकॉले ने जो मेहनत की थी जी, उसी समय से इक्वलिटी बिफोर लॉ लागू हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, 18। जी जी जी। तो 1860 में जब यहाँ पे देखिए आप, 2 चीजों को हम अलग अलग करके देख सकते हैं। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे ऊपर रूल रहा कुछ समय के लिए, उसके बाद जो है हमारे ऊपर जो राज किया वो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, जो राजा गवर्न होता था, उन्होंने राज किया। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमारे को रूल करना शुरू किया तो वहां की पार्लियामेंट में ये बात उठती थी कि किस तरह से किया जाए। तब उन्होंने सोचा कि ये हिंदुस्तान में अलग अलग तरह के कानून हैं, अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग सजाएं ठीक नहीं है। उन्होंने एक अपराध के लिए एक सजा कायम की, चाहे उस व्यक्ति का वर्ण कोई भी हो। तो उस चीज को हटा करके अब संविधान को बदलने का मतलब है, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एक विधान एक संविधान, और दूसरी तरफ वो कुछ अजीब सा करना चाहते हैं कि इस संविधान को नष्ट कर दिया जाए। अगर वो संविधान को बदलना चाहते हैं
तो उस रेफरेंडम के साथ आ जाए, इलेक्शन लड़े और कहें कि हमें ये संविधान बदलना है, हमें आरक्षण बंद करना है। साफ तौर पर वो कोई बात नहीं कहते हैं। आरक्षण बंद करने की बात एक बार कह के दिखाएं। ये जो पिछले दरवाजे से आरक्षण बंद कर रहे हैं, वर्टिकल इंक्लूजन कर रहे हैं, डायरेक्ट भर्तियां कर रहे हैं बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर वर्टिकल वाला, तो इस तरह से करके ये संविधान के रहते हुए जब इतनी बदमाशी कर सकते हैं, तो अगर संविधान बदल गया तो आम आदमी कहाँ जाएगा, आप और हम कहाँ जाएंगे। मेरे को नहीं लगता कि अगर ये संविधान नहीं होता तो मैं किसी भी सूरत में कोई नौकरी कर पाता, मैं किसी भी सूरत में कहीं वकालत कर पाता। आप देखेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर ने जब शुरू में वकालत की थी, जब सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में बैठने लगे, उस समय उनको बार रूम के बाहर एक कुर्सी और टेबल डालकर बैठना पड़ा। तो उस समय का जो परिदृश्य है उससे साफ साफ जाहिर होता है कि ये आने देना नहीं चाहते थे। अब एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको कि अभी अभी जो इन्होंने नई संहिता बनाई है, उससे पता लग जाएगा कि संविधान में क्या करना चाहते हैं। सेक्शन 255 है, जिसको आईपीसी कहा करते पहले, अब वो संहिता बना दी है, न्याय संहिता, नाम बड़ा अच्छा रखते हैं। तो लिफाफे बहुत बढ़िया होते हैं इनके, उनके अंदर का मजमून बेचारा कोई पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि आम आदमी इसको समझता नहीं है। उसका सेक्शन है 255। सेक्शन 255 में उन्होंने विशेष तौर पर लिखा है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई जज या कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक का ऑफिस होल्ड करता है, यानी कि कोई सरकारी नौकरी करता है, चाहे वो आईएएस है, आईपीएस है, जज है, जूरर है, जो भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर कोई गलत फैसला कर देता है, कानून के विरुद्ध जाकर के कोई फैसला कर देता है, ऐसा लिखा हुआ है उसमें, तो उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा होगी। अब आप बताइए रतनलाल जी, ये फैसला कौन करेगा कि इस जज ने ये कानून के खिलाफ फैसला किया है? ये सरकार करेगी। यानी कि बड़ी, ये जो एनालिसिस करेगा कौन, ये एनालिसिस करेगा कौन? तो ये एनालिसिस करने के लिए गवर्नमेंट सारी पावर अपने पास ले लेगी। आज की गवर्नमेंट मोदी जी की गवर्नमेंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला कर दिया और उन्होंने कह दिया कि गलत फैसला कर दिया, तो गलत फैसला कर दिया मतलब उसकी क्या उस जज की ट्रायल चलेगी? बेचारा मजिस्ट्रेट काम कैसे कर पाएगा? मेरे तो ये समझ से बाहर की बात है। और कानून की बताऊं कि इतना बढ़िया संविधान होते हुए भी हम इतने परेशान हैं कि आज आम आदमी को न्याय मिलना इतना लंबा हो गया, और ये इस तरह से इसकी भूमिका बनाई है इन्होंने नई संविधान की कि बहुत समय लंबा हो जाता है। तो उस समय को छोटा करने के लिए हम जो है संविधान को बदलना चाहते हैं कि 1 साल में आप फैसला कर दीजिए, अगर 1 साल में फैसला नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब आप देखिए कि जब ये संविधान बना था और उसके बाद हमारी न्यायपालिका ने काम शुरू किया, तो निचली अदालतों में एक फिक्स किया गया था कि फला जज के पास 500 फाइल होंगी, फला जज के पास 1000 फाइल होंगी। आप कोर्ट्स में जाके देखिए, जिस जज के पास 500 फाइल्स होनी चाहिए, जिस न्यायाधीश के पास, उसके पास आज 5000 फाइल है। उन फाइलों को कम करने की बजाय, उनका नंबर बढ़ाने की बजाय उन्हीं पे दोषारोपण लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी जज पाक साफ है या बहुत मेहनत करते हैं, पर एक औसत दर्जे का व्यक्ति, कम से कम जिसके लिए स्पेशल ये लिखा गया है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में, इसके पास 500 फाइल होंगी, तो वो आदमी 5000 फाइल्स का जो है 1 साल में कैसे फैसला करेगा? जजेस का नंबर ना बढ़ा करके संविधान बदलने की बात करते हैं। संविधान की बात बदलने की क्यों करते हैं बात? सबसे बड़ी बात यह है कि ये अधिनायकवाद लाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, कि जो करे वो एक अधिनायकवादी कोई आदमी हो, हमारा कोई अधिनायक हो, और वो जो फैसला कर दे उसका फैसला सिर माथे पे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज कहें, चाहे हाई कोर्ट के जज कहें, चाहे सेशंस कोर्ट का जज कहे या मजिस्ट्रेट कहे। अगर उनको ये सब्जेक्टिव एनालिसिस उन्होंने एक बार कर दिया कि भाई ये फैसला इन्होंने कानून के विरुद्ध कर दिया, आप देखिए कि एक जज कानून के विरुद्ध फैसला करेगा। जजेस जो है वो भी दे आर आल्सो ए ह्यूमन बीइंग, एंड उनसे भी तो गलतियां होती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि इस दुनिया में, मेरे को लगता है पूरे विश्व में शायद ही कोई जज ऐसा पैदा हुआ हो जिसने कभी कोई गलती ना की है। तो इसका मतलब तो ये हो गया, जरा सी गलती करो, आप उसके खिलाफ चालान पेश करो, 7 साल की सजा हो जाएगी। अब वो जज साहब जिनके पास वो फाइल जाएगी, वो क्या करेंगे? अगर उनको नौकरी में रहना है तो सजा करेंगे और हाँ भरेंगे, हाँ जी गलती कर दी इन्होंने, अब इनको जेल में डाल दीजिए। तो खड़गे साहब ने जी जी
खड़गे साहब ने जो पूरा अपना भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने जो संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग कांग्रेस ने किया है, जो आम जनता के भले के लिए किया है, जिस तरह से किया है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि हम 70 साल से किस तरह इस संविधान को संजोते चले। आज जो ये पार्टी, हमारी राजनीतिक पार्टी, ये कह रही है कि इस संविधान को बदलना है, तो जरा उनसे पूछिए कि मोदी जी 2002 के दंगों से बरी हुए, इस संविधान के नीचे बरी हुए, और इनके दूसरे नेता हैं जिनको बेल मिली है, इसी संविधान के नीचे मिली है। तो इस सब का प्रयोग करते हुए अगर ये कहते कि संविधान नहीं है, तो मैं एक बात कहता हूं, हालांकि मेरे को ये कहना अच्छा लगता नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कि फिर संविधान की जरूरत क्या है? आप बताइए रतन लाल जी, हमें संविधान की अगर जरूरत नहीं है तो आप फ्री फॉर ऑल कर दीजिए। हमारे जैसा आदमी जो अपनी फौज इकट्ठी कर सकता है, संविधान अगर नहीं है तो फिर बस बल्ले बल्ले है। पहले भी तो राजा महाराजा हुआ करते थे जब संविधान नहीं था, तो हमारी 500-600 रियासत थी, जिसकी बाजुओं में दम होगा वो ले जाएगा, चाहे किसी भी जाति का हो। हमारे यहाँ सभी जातियों के राजा रहे हैं, ब्राह्मण रहे हैं, यादव रहे हैं, जाट रहे हैं, राजपूत रहे हैं, एससी कम्युनिटी के लोग राजा रहे हैं, हमारे यहाँ नामदेव समाज के लोग राजा रहे हैं। तो जिसमें ताकत होगी वो राजा बन जाएगा, उसमें दिक्कत ही क्या है? या तो ये संविधान को पूर्ण रूप से खत्म कर दें। आप जरा, इनमें हिम्मत है तो इनसे पूछे कोई जाकर के, भाई तुम 15 दिन के लिए संविधान को सस्पेंड कर दो और फिर आ जाओ बाद में, फिर देखेंगे कौन रोकता है। संविधान के द्वारा दी गई जो शक्तियां आज सरकार के पास है, उन शक्तियों का जिस बुरी तरह से दुरुपयोग हुआ है, ऐसा दुरुपयोग तो कॉलोनियल जो हमारा था, हमारे ऊपर हमारे को गुलामों की तरह जो ट्रीट करते थे, उन्होंने भी ऐसा बुरा काम नहीं किया। जी 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 जी। राकेश जी, तो हरियाणा जो में चुनाव कब है? हरियाणा में चुनाव अक्टूबर 2024 का शेड्यूल्ड है, और एमपी का तो सभी जगह होना ही है, तो अच्छा हमारे चलिए, यहाँ तो फिर अक्टूबर में चुनाव होगा। राजनीति जी में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। कांग्रेस ने जी अभी जी जो जी रायपुर अधिवेशन में जो दस्तावेज सब पास किए, और जो बात हुई, बहुत ही अपने आप में एक समझिए कि क्रांतिकारी दस्तावेज। जाति जनगणना कराएंगे, ओबीसी मंत्रालय बनाएंगे, 50% SC ST OBC की भागीदारी करेंगे। लेकिन ट्रेडिशनली देखिए तो कांग्रेस का वोट बैंक क्या था? ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम ट्रेडिशनली, और ओबीसी, समाजवादी और तरह तरह के रीजन्स में उनकी इक्वेशन थी। जी कांग्रेस के विरोधी बार बार इस बात को उठाते हैं कि राजीव गांधी ने मंडल कमीशन के खिलाफ संसद में भाषण दिया था। क्या कांग्रेस पार्टी इसको काउंटर करने में, जैसे अर्जुन सिंह ने मंडल 2 लागू भी किया ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन लागू भी किया। इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन किया बैंकों का, लाखों नौकरियां लोगों को मिली, PSUs बनाए। तो क्या जो नैरेटिव है बीजेपी RSS का, उसको काउंटर करने में क्या कांग्रेस पीछे रह जाती है? कोई एग्रेसिवली काउंटर नहीं कर पाती? जी राकेश जी। जी जी रतनलाल जी, सबसे मतलब अजीब सी विडंबना ही कहूंगा मैं इसको, कि कांग्रेस में इस तरह से नहीं बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस कोई अतिवादियों की राजनीतिक पार्टी नहीं है। जैसे कि आरएसएस वालों की जो है अतिवादी पार्टी है, और वो अपने एक एजेंटों को लेकर चलते हैं कि भाई हमें तो हिंदुत्व चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उनका प्रमुख एजेंडा है हिंदुत्व, और उस हिंदुत्व में वो ये भी आज तक परिभाषित नहीं कर पाए हैं कि भाई हिंदू किसे कहा जाएगा। जो दलित समाज है वो हिंदू है या नहीं है, जो गरीब लोग हैं वो हिंदू हैं या नहीं है। भाई दलित को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, दलित को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, इस तरह के एट्रोसिटीज जो है कई वर्षों तक होती रही। ये सब एट्रोसिटीज को खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का रहा है पिछले 70 साल में। तो इसलिए जो उनकी कांग्रेस का जो एक्ट एंड कंडक्ट है, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस हमेशा दलितों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। चाहे वो इसके बारे में खुल के बोले या ना बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वो काम करते हैं, उनके काम से बिल्कुल स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि कांग्रेस पार्टी दलितों को हमेशा साथ लेके चली, मुस्लिम्स को हमेशा साथ लेके चली, और गरीब तबके को लेकर के साथ चली, और सोशलिस्टिक अप्रोच रखी उन्होंने। अभी आकर के थोड़ा सा ये जो हिंदुत्व का जो एजेंडा चलाया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसमें थोड़ा सा कहने से कई बार हिचक हो जाती है
कि भाई मुसलमान के बारे में क्या बोला जाए, क्योंकि इस बुरी तरह से इन्होंने उसका आम वोटर का इस बुरी तरह से इंडॉक्ट्रिनेशन कर दिया है, इस तरह से उनको भटका दिया है कि वो इस बात के बाद तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सीधी सी बात है जी, ये तो साइकोलॉजी का विषय है। अगर आपको किसी से अपनी बात मनवानी है तो आप सीधे मुद्दे पर नहीं आ सकते। आज कोई भी आदमी जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ है, वो सीधे तौर पर ये नहीं कह सकता कि हम मुसलमानों के साथ हैं। ये तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के एक्ट एंड कंडक्ट से पता लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि वो मुस्लिमों के खिलाफ है। बाकी उनके एक्ट एंड कंडक्ट से पूरी दुनिया को पता है कि वो मुसलमानों को तो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, वो तो इस कहते तरह हैं कि से पाकिस्तान चले जाओ, जूते मारो और तमाम ये सब तो बात कहते ही हैं। वो तो उनके थोड़े से छुटभैया नेता कहते हैं, मोदी जी नहीं कहते हैं। मैं थोड़ा सा मोदी जी पे चला गया था, तो हाँ, उनका जो एक्ट एंड कंडक्ट है वो पूरी तरह से दलित विरोधी है, पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी है, और हमेशा से इसका विरोध करते आ रहे हैं। और स्पष्ट तौर पर वो बिल्कुल नहीं कहते हैं इसको। तो कांग्रेस के इसके बरक्स कांग्रेस जो है वो कुछ बोले या ना बोले, पर साफ तौर पर कांग्रेस दलितों के हक में है। नहीं नहीं, वो जी बात ठीक है, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं, अपना एजेंडा लोगों के बीच नहीं लेकर जाएंगे, तो कैसे लोग जानेंगे? कोई गाल बजा बजा के झूठ सच को खूब जोर जोर से बोल के उसी को सच साबित कर दे। अगर कांग्रेस के नहीं नहीं पास SC ST OBC को लिए कोई एजेंडा है, कोई व्यापक प्लान है, तो उसकी जितनी मार्केटिंग होनी चाहिए, लोगों के बीच जानी चाहिए बात, वो बात क्यों नहीं उभर के आ रही है? दूसरा, कांग्रेस शासित राज्यों में भी दलितों पे हमले बढ़े हैं। राजस्थान में कई जगह हमले बढ़े हैं जी। दलितों पर हमले हुए हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। पर जो दलितों पर हमले हुए हैं, कांग्रेस रूल जो सरकारें हैं उनमें जो दलितों पर हमले हुए हैं, वो कोई इस तरह से हिंदुत्व का एजेंडा है या कोई सवर्ण एजेंडा लेकर के नहीं हुए। कभी कभी गांव में जो होते हैं तो उनका उनके बारे में पूरा ध्यान भी रखती है सरकार। ऐसा बात नहीं है कि ध्यान जी नहीं रखती है, पर आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है और मैं इस बात से सहमत हूं कि साफ तौर पर बोलना, एक बार साफ तौर पर बोलना चाहिए किसी न किसी व्यक्ति को कि मुस्लिम हमारे भाई हैं और मुस्लिम हमारे देश के नागरिक हैं और उनको भी जीने का पूरा हक है, और हम उनको तकलीफ होगी तो खड़े रहेंगे उनके पास। जहां तक हरियाणा का सवाल है, माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो अब विपक्ष के नेता हैं, वो नू गए वहां पर, अपने कुछ नेताओं के साथ गए, और वहां पर सरकार ने उनको वहां तक जाने ही नहीं दिया। जब उनको जाने ही नहीं दिया तो वो वहां जाकर के कोई स्टेटमेंट कैसे जारी कर सकते हैं? बाकी उन्होंने मीडिया में आकर कहा है कि मुस्लिम और हिंदू दोनों भाई भाई हैं और हमें सद्भावना से रहना चाहिए। तो ये आपकी बात से मैं किसी हद तक सहमत भी हूं कि दलितों के बारे में कोई ऐसा किसको जिसको क्लियर एजेंडा जो है अभी कोई सामने नहीं आया, और इसके ऊपर जरूर काम होगा। जी ये राकेश जी, आपकी एक बात आखिरी बिल्कुल ठीक सवाल, है। एक आखिरी जी सवाल। वो मैंने रायपुर कॉन्फ्रेंस का मैंने पढ़ा है दस्तावेज, और जिसको हिंदुत्व की राजनीति करनी है, सांप्रदायिक राजनीति करनी है, वो खुल के अपनी बात रख रहे हैं। उनके धर्म संसद में ये बात रखी जा रही है, मीडिया में रखी जा रही है, सभाओं में रखी जा रही है। लेकिन अगर कांग्रेस सोशल जस्टिस और कास्ट सेंसस को लेकर इस चुनाव में जाना चाहती है, तो ये बात प्रमुखता से लोगों के बीच जाना चाहिए ना। इंडिया अलायंस भी बना है और मोरलेस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनेगा, और कास्ट सेंसस पे और सोशल जस्टिस में मुझे नहीं लगता है कि कोई मतभेद उभरेगा उस इंडिया अलायंस में। नहीं, कोई मतभेद उभरने की ऐसी कोई संभावना नहीं आती है, और मैं आपकी बात से भी इससे भी सहमत हूं बिल्कुल कि जब तक हमारे यहाँ कास्ट सेंसस नहीं होगा तब तक जो भ्रम ये भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया हुआ है बुरी तरह से, उस भ्रम के जाल से कोई निकल नहीं सकता। तो इसके ऊपर कांग्रेस को पूरा पूरा काम करना चाहिए। अब आप देखेंगे कि आप कहीं भी चले जाइए फील्ड में, वहां पर एक बात बड़ी प्रमुखता से होती है कि मुसलमान जो है 1 के 10 हो गए और हिंदू 1 के 2 हुए हैं, जबकि ये बात बिल्कुल 100% झूठी बात है। पर भारतीय जनता पार्टी इसको बार बार कह के, बार बार अपनी झूठी बातें कह करके इसको पूरे समाज में, पूरी जनता में इस चीज को फैला दिया है, और जहां हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर इस बात का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब इसको काउंटर करने के लिए, अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसको काउंटर करने के लिए तो कांग्रेस के लोग फील्ड में हैं।
और वो लोगों को समझा भी रहे हैं इस बारे में कि भाई इस चीज का बिल्कुल कोई सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। हर एक कांग्रेस का नेता हमारे यहाँ इस बात को समझा रहा है फील्ड में। बाकी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी जरूर बड़ी जल्दी प्रमुखता से इस बात को लेगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ जी। जो विवेक देव रॉय हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, वो पहले राजीव गांधी फाउंडेशन में थे, मतलब कांग्रेस के साथ ही थे, ऐसा हमने सुना है। और वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। इस सरकार में अगर आप कोई छोटी सी बात बोल दें, किसी ने भावना आहत होने के नाम पर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देगा, आपके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे, ये सब जानते हैं। लेकिन इतनी गंभीर बात, सीधा और सीधा संविधान बदलने की बात हो गई, और उसमें ये कह के हाथ छुड़ा लेना कि उनके पर्सनल ओपिनियन है, क्या ये काफी है? क्या विपक्षी दलों को इसको मुद्दा बनाना नहीं चाहिए था? उनको आर्थिक सलाहकार परिषद से हटवाना नहीं चाहिए था? उनके ऊपर मुकदमे नहीं होने चाहिए थे? आपके कांग्रेस के तो बहुत सारे नेताओं पे इन्होंने मुकदमे ठोके हैं, तो क्या उनके ऊपर कांग्रेस लोग मुकदमा नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकते हैं जी, और मैं तो कहता हूँ करना भी चाहिए। जो आदमी अपने संविधान को बदलना चाहता है, अगर वो किसी जो हमारा फ्रेमवर्क है उसमें रहकर के ऐसी बात करे, तो वो संसद देखेगी उसको, क्योंकि संसद को ही फैसला करना है कि संविधान में क्या करना है। तो जब संसद बदलेगी, अब की बार पूरी पूरी संभावना है कि संसद बदलेगी, और संसद बदलने के बाद ये सारी बातें को प्रमुखता से लिया जाएगा। और जहां तक मुकदमे दर्ज करने का सवाल है, कांग्रेस की कल्चर में और थोड़ा सा बीजेपी की कल्चर में आप देखेंगे कि फर्क है। बीजेपी अनडेमोक्रेटिक है और कांग्रेस जो है थोड़ी सी डेमोक्रेटिक है। तो कांग्रेस की जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसमें कभी कभी ऐसी बातें भी हो जाती हैं जो बाकी कांग्रेस जनों को बहुत बुरी लगती हैं। नहीं, ये बात आप कांग्रेसियों को समझ में आ जानी चाहिए कि बहुत सारे आरएसएस के भाजपाइयों को उन्होंने पाला है, वही सब निकल के आज फिर भाग गए हैं बीजेपी में। डेमोक्रेटिक ये बात स्पेस की आप वजह से नहीं, दक्षिण पंथियों को स्पेस दिया था, वही सब तो आज उधर जाके ये सब उलझुल बात कर रहे हैं। अब देखिए रतन लाल जी, ये इसके बारे में मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस को पूरा बैकग्राउंड देख करके, पूरा आदमी का देख करके, इसकी विचारधारा क्या है, कि ये क्या आइडियोलॉजिकली कांग्रेस को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, इन सब चीजों को देखकर ही कांग्रेस में अपनी टिकटों का वितरण करना चाहिए। किसी भी पोस्ट में लगाने से पहले 20 बार सोचना चाहिए उनको। अगर ऐसा नहीं करेंगे, इसका खामियाजा भुगता है कांग्रेस ने। जो लोग कांग्रेस में रहे वो देखिए कि मौका परस्त कैसे निकले। बड़े से बड़ा नेता कई आप देखेंगे जो भाग करके बीजेपी में शामिल हो गई। उसका मतलब यही है कि उनकी कोई आइडियोलॉजिकल कोई वो स्टैंडिंग नहीं है, वो सिर्फ सत्ता लोलुप लोग हैं। और जो देखते हैं कि भाई अब कांग्रेस आ रही है तो कांग्रेस में घुस जाओ, बीजेपी आ रही है तो बीजेपी में घुस जाओ। इस चीज के बारे में कांग्रेस को बहुत गहनता से अध्ययन करना चाहिए, बड़ी गहनता से सोचना भी चाहिए। आप देखेंगे कि एमपी में कांग्रेस टूट गई हमारी, किस तरह से लोग निकल निकल के भाग गए। अब ऐसे लोगों को कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़वा करके और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कभी भी नहीं करना चाहिए। और जहां तक मेरे पास इस बार मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन ये है कि किसी भी व्यक्ति को इलेक्शन लड़वाने से पहले उस व्यक्ति के बारे में सोचा जाएगा कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रति कितना वफादार है। चाहे वो व्यक्ति हार ही जाए बेशक, पर यह देखा जाएगा कि कांग्रेस की पार्टी से कोई भी आदमी इलेक्शन लड़ता है तो उसकी कैसी लॉयल्टी है। और दूसरी चीज है विनेबिलिटी। तो अब की बार कांग्रेस जो है सबसे बड़ी चीज जो देख रही है वो ये देख रही है कि कौन व्यक्ति कांग्रेस के प्रति कितना लॉयल है। और फिर आप देखिए जी कि कांग्रेस की जो जमात है वो तो शिव जी की बारात जैसी है जी, ये तो बात है ही। तो उस बारात में किसी के गले में बिच्छू पड़ा है, किसी के गले में सांप है, कोई घोड़े पे चलता है, कोई गधे पे चलता है, कोई मतलब मगरमच्छ पे चलता है। इस तरह से कांग्रेस कभी से चलती आई है, आजादी से पहले से लेके अब तक। तो ये बातें तो चलती ही रहेंगी। पर मैं तो इसी बात की वकालत करता हूं कि सबसे पहले कांग्रेस को देखना चाहिए कि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, सोशलिस्टिक अप्रोच है जो कांग्रेस की, दलित के प्रति जो उसकी भावना का वो है, उस सबको जांच करके आदमी को पार्टी में लेना चाहिए। पर क्या है कि जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी में दरी बिछाने से आदमी का काम शुरू होता है और उनके मेंबर्स की पीढ़ियां बीत जाती हैं, और पीढ़ियां बीतने के बाद भी वो लोग पार्टी को नहीं छोड़ते हैं। आप देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर थे सन 1947 से पहले,
उनकी तीसरी पीढ़ी आज भी कम्युनिस्ट पार्टी में है और उनको पता है कि उनकी जिंदगी में कभी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं आएगी। तो कुछ कम्युनिस्ट लोग जो हैं उस विचारधारा से कांग्रेस में भी आए हैं। तो और किसी को लेने से अच्छा तो ये है कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं उन्हीं को ले लिया जाए, कम से कम वो लॉयल्टी तो रहेगी उनमें। तो इस चीज को जी देखकर ही कांग्रेस को फैसला करना चाहिए। जी थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा साम्यवादी विचारधारा का आदमी हूं, तो मेरे को लगता है कि साम्यवाद है पनप सकता है कहीं तो वो कांग्रेस में ही पनप सकता है, बाकी बीजेपी में तो कोई मतलब ही नहीं है पनपने का। जी जी रतनलाल जी। शुक्रिया राकेश जी। और दोस्तों, राकेश यादव जी हैं, कांग्रेस में एक्टिव हैं आजकल। आज कांग्रेस के ऊपर ही हमने समीक्षा की है कि क्या वाकई हिंदुत्व कार्ड, सोशल जस्टिस और कास्ट सेंसस है। और कांग्रेस इस बात को लेकर सीरियस है तो इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उछालना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाना चाहिए। आप सभी का शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया राकेश, थैंक यू। जी नमस्कार।